स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 11th का जो हिस्ट्री है इसको आगे बढ़ाते हैं। और आज संभावना है कि आज हमारा, चूँकि ये बहुत लंबा चैप्टर था और आज ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। कोशिश करते हैं, अगर समाप्त नहीं होगा तो एक लेक्चर इसमें हम लोग और पढ़ेंगे। देखते हैं इसमें हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए हैं। ये बहुत लंबा चैप्टर था। इसके बाद जो आपका चैप्टर सब है इससे छोटा ही है, लेकिन चूंकि बेसिक था इसमें तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी था। चलिए यहाँ से हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये 2 लेक्चर में समाप्त होगा, एक लेक्चर और लगेगा। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे शायद, हाँ, ये मारी में जिमरीलम का महल, इसको तो हम लोग पढ़ लिए हैं। यहीं से हम लोगों को देखना। देखिए यहाँ पर जिमरीलिम का मारी स्थित राजमहल। जिमरी क्या नाम है, इसको ठीक से आप इस नाम को देख लीजिए, जिमरीलिम। ये नाम को गौर कीजिएगा। जिमरीलिम का मारी स्थित राजमहल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो जिमरीलिम है ये 1810 से 1760 ईसा पूर्व के बीच आपको इसका कार्यकाल, इतिहासकारों ने इसके कार्यकाल का अनुमान लगाया है। 1810 से 1760 ईसा पूर्व, यानी अगर इसके बीच का अगर हम लोग समय देखें तो कितना हो जाता है, लगभग 70 वर्ष का समय हो जाता है क्या, या 50 वर्ष। ये 1760 ईसा पूर्व 40 साल इधर हो गया और 10 साल उधर हो गया, यानी लगभग 50 वर्षों का आपका इसका के बीच इसको दिखा रहा जिमरीलम का कार्यकाल। तो 1810 ईसा पूर्व से 1760 ईसा पूर्व अगर देखा जाए, चूँकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसको द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सभ्यता को पढ़ रहे हैं। तो क्या दुनिया में सबसे पहले सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया में हुआ, तो क्या मेसोपोटामिया में ही पहली बार ये राजा भी आता है क्या? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है उसके समय आप मिस्र में देख रहे हैं कि नील नदी घाटी की सभ्यता है। चीन में देखिएगा तो हुआंगहो नदी घाटी की सभ्यता है। और कुछ समय बाद, थोड़ा ही समय बाद भारत में अगर देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता है। तो चूँकि इसका जो मेसोपोटामिया का जो समकालीन सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है या फिर हुआंगहो नदी घाटी की सभ्यता है या थोड़ा बाद वाला जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो इन सभी सिविलाइजेशंस में भी आपको राजा के प्रमाण जो है मिलते हैं। थोड़े बहुत स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन मिलते हैं। लेकिन हमको इसमें से क्लियर करना है कि क्या ये जो जिमरीलिम है, ये इसका जो राजमहल दिख रहा है, राजमहल का जो अवशेष मिला है, इसका मतलब है कि मेसोपोटामिया में ये राजा बन गया था और व्यक्ति का नाम भी आ रहा है एक राजा के रूप में। तो 1810 ईसा पूर्व का मतलब हो गया कि अभी 2025 हो रहा है। तो 2025 हो रहा है। आज से 2025 साल पहले क्या था, जीरो। और जीरो से ईसा पूर्व का मतलब जीरो से 1810 साल पहले। तो 1810 साल जीरो के पहले वाला जोड़ दीजिए तो 5 2 1 3, यहाँ 8 2 1 3, ये 3835 वर्ष पहले की बात हो रही है। मतलब 38-39 साल इसको हम लोग बोल सकते हैं।
तो 38-39 साल पहले आप देख रहे हैं कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वहाँ पर 3 नगरों का हम लोग उसमें पढ़ते आए हैं, उरुक और एक है मारी। तो मारी जो है ये पशुचारक के क्षेत्र में आपको इसका डेवलपमेंट हुआ था इस शहर का। उसके बाद उरुक जो देख रहे हैं इसका आपको मंदिरों के आसपास इसका निर्माण हुआ था। और राजमहल जहाँ पर राजा रहते हैं उसके महल को शाही महल कहा जाता है। तो शाही महल के आसपास भी स्वाभाविक है कि जहाँ जिमरिलिम रह रहा है उसके पास भी शहरों का विकास होगा। तो ये मारी आपको 3 नगरों की बात मेसोपोटामिया की सभ्यता में होती है। उसमें से जो मारी है, इस मारी में आपको राजमहल मिला है जिमरिलिम का, और ये भी आज से लगभग 3900 वर्ष पहले का राजमहल है। तो इसका मतलब है आज से 3900 वर्ष पहले आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता में किसी राजा के होने का प्रमाण मिल रहा है। जो कि और इसके पहले जब आप जाएंगे तो फिर ये क्या था, एक यायावर टाइप का हम कह सकते हैं कि नोमैडिक, जिसको एम्पायर हम लोग आगे पढ़ेंगे, माने आपको घुमक्कड़ टाइप के लोग जो है, जंगली जीवन, कोई सिविलाइजेशन नहीं था। लेकिन अब सिविलाइजेशन जब हुआ तो उसको ठीक से संचालन के लिए अब राजा भी आपको मिलने लगे मेसोपोटामिया में। तो ये 3835 यानी लगभग 38-39 वर्ष पहले हम इसको मान सकते हैं। अब यहाँ देखिए, मारी का विशाल राजमहल वहाँ के शाही परिवार का निवास स्थान तो था ही, साथ ही वह प्रशासन और उत्पादन, विशेष रूप से कीमती धातुओं के आभूषणों के निर्माण का मुख्य केंद्र भी था। आप पहले वाक्य पर गौर कीजिए, एक एक जो वर्ड होता है एनसीईआरटी का कंटेंट से भरा होता है। मारी का विशाल राजमहल, यहाँ हम लोग राजमहल को देखेंगे गौर से तो देखिए, विशाल जो राजमहल है वहाँ के शाही परिवार का निवास स्थान तो था ही। अब राजमहल है तो यहाँ जो लोग रहेंगे उनको क्या कहेगा, शाही लोग कहा जाएगा। तो शाही परिवार का निवास स्थान तो था ही, साथ ही क्या था, चूँकि राजा का महल है तो वहाँ प्रशासन का भी ये मुख्य केंद्र था। उसके बाद ये शाही परिवार के, ये शब्द पर गौर कीजिएगा, विशेष रूप से कीमती धातुओं के आभूषणों के निर्माण का मुख्य केंद्र था। अब इसमें से आपको अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मारी में जो जिमरिलम का राजमहल था उसके पास किन किन चीज़ों, वस्तुओं के, किन किन चीज़ों के, चाहे किस प्रकार की गतिविधियों के केंद्र जो है स्थित था, तो एक हो गया प्रशासन, एक हो गया उत्पादन, प्रोडक्शन, और तीसरा हो गया विशेष रूप से कीमती धातुओं के आभूषण निर्माण के मुख्य केंद्र थे। ये जिमरिलिम का जो मारी स्थित राजमहल है उसके आसपास अपने समय में वह इतना अधिक प्रसिद्ध था कि उसे देखने के लिए कि उत्तरी सीरिया का एक छोटा राजा आया। अब देखिए कितना फेमस है ये जिमरिलिम का राजमहल। ये जो राजा जिमरिलिम है, जो जिसका राजमहल मारी में स्थित है, और उस मारी की गतिविधियों को देखने के लिए और जो जिमरिलिम की जो प्रसिद्धि थी, जितना फेमस था वो, उसको देखने के लिए, यानी वो इतना अधिक प्रसिद्ध था कि उसको देखने के लिए उत्तरी सीरिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो उत्तरी सीरिया उसी का एक भाग है, तो उत्तरी सीरिया का एक छोटा सा राजा वहाँ पर आया था। वह अपने साथ मारी के राजा जिमरिलिम के नाम उसके एक अन्य राजा का परिचय पत्र लेकर वहाँ आया था। जब ये उत्तरी सीरिया का एक छोटा सा राजा जिमरिलिम से मिलने आया तो क्या किया, अपने साथ मारी के राजा जिमरिलिम जो था उसके नाम से एक पत्र लाया था, परिचय पत्र लेकर के आया था, आइडेंटिटी कार्ड लेकर के आया था। और वो जो आइडेंटिटी कार्ड था वो किसी अन्य राजा का परिचय पत्र था। यानी कह सकते हैं कि उत्तरी सीरिया का जो छोटा सा राजा आया था शायद जिमरिलिम उसको नहीं पहचाने, इसलिए एक दूसरा जो राजा था उसका परिचय पत्र लेकर के आया, यानी उसके माध्यम से ये उत्तरी सीरिया का छोटा राजा जिमरिलिम के पास आता है। दैनिक सूचियों से पता चलता है कि राजा
कि भोजन की मेज पर हर रोज भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ पेश किए जाते थे। अब वहाँ पर कुछ सूचियाँ भी मिली हैं, कुछ डेली लिस्ट मिले हैं आपको, जिस तरह से डेली लिस्ट यानी प्रतिदिन का जो मेनू होता है खाना का, तो उस टाइप का दैनिक सूची आपको मिला है। और उससे क्या पता चलता है, इस दैनिक सूची से पता चलता है कि राजा के भोजन की जो मेज होती थी, डाइनिंग टेबल होती थी, उस पर राजा भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ राजा के लिए रखे जाते थे। क्या क्या रखे जाते थे? आटा रखा जाता था, उसके बाद रोटी रखा जाता था, मांस रखा जाता था, मछली रखा जाता था, फल रखा जाता था, मदिरा और बियर। ये देखिए आपको ये नशा भी करते थे। ये इनके कह सकते हैं कि ये ऐशो आराम की जो ज़िंदगी है वह मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसके राजा जिमरीलिम, जो मारी का राजा है, उसकी ज़िंदगी थी। देखिए इसके मेज़ पर दैनिक सूची को देखने से पता चलता है कि उसकी मेज़ पर आटा भी रहता था, रोटी भी रहता था, मांस, मछली, फल, और उसके साथ देखिए ये दो चीज़, मदिरा और बियर, यानी ये लोग मद्यपान करना भी इन लोगों ने शुरू कर दिया था। तो देखिए मद्यपान का इतिहास हम लोग देख सकते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही हमें मदिरा और बियर का इतिहास मिल रहा है। और इसके बहुत बाद जो है हम लोग देखेंगे कि भारत में भी जो सिंधु घाटी सभ्यता है और उसके बाद की जो ऋग्वैदिक सभ्यता है उसमें किस तरह से यहाँ सोमरस के नाम से इसी का लोग पायन कर रहे हैं, उसको पी रहे हैं। तो मदिरा और बियर का अगर पूछ दे कि प्रमाण आपको कहाँ से मिला है, तो मारी से मिला। उसके बाद आगे देखिए, ये सब कंटेंट्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। वह संभवतः अपने अन्य साथियों के साथ सफ़ेद जरे आंगन 106 में बैठकर बाकायदा भोजन करता था। देखिए ये बहुत ही तौर तरीका से ये लोग भोजन करते थे, बाकायदा भोजन करते थे बैठकर, एक सिस्टमेटिक तरीके से। बाकायदा भोजन करने का मतलब ये बैठ करके इत्मीनान से जो है भोजन करते थे। और कहाँ पर करते थे, तो इनका 106 नंबर आप देख सकते हैं आंगन है। ये सब आंगन जो दिया है सबका नंबरिंग किया गया है यहाँ पर। ये शाही निवास है, ये इनका शौचालय और स्नान गृह है, बाथरूम है उस समय का। और ये जो कह रहा है 106 नंबर, 106 नंबर को हम लोग देखते हैं वो कहाँ पर है। ये रसोई घर है और 106 नंबर को हम लोग खोजेंगे। देखिए यहाँ पर है, देखिए यहाँ 106 नंबर, 132 है ये। हाँ यहाँ देखिए ये आंगन है इसका, यहाँ भीतरी आंगन है ये 106 नंबर। देखिए ये आंगन का यहाँ पर आपको यहाँ इसका मैप। तो इसी आंगन में जो मारी का जो राजमहल है जिमरीलिम का, उसका जो भीतरी आंगन है जिसको 106 नंबर से हमारे लेखकों ने क्या किया है कि उस आंगन को चिन्हित किया है। और उस 106 नंबर आंगन में ये बाकायदा बैठ करके जो है भोजन करते थे। कौन? जिमरीलिम। तो ये 106 नंबर आंगन को हम लोग देखें। उसके बाद देखिए और क्या करता है ये, और गतिविधियाँ देखिए इसका। क्योंकि राजा है, शाही है, तो आप समझ सकते हैं कि इनका क्या जीवन रहा लगा, लेकिन समय की बात है। उसके बाद नक्शा देखने से आपको पता चलेगा कि राजमहल का सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था जो उत्तर की ओर से बना हुआ था। उसके विशाल खुले प्रांगण जैसे 131 सुंदर पत्थरों से जरे हुए थे। अब देखिए इसका एक खुला प्रांगण है, 131 है जो सुंदर पत्थरों से जरा हुआ है। इसके आंगन को देखिए,
ये खुला आंगन देखिए यहाँ पर, और प्रवेश द्वार इसका एक ही है। दो चीज़ पर गौर कीजिए, ये आपको प्रवेश द्वार है, ये सिंगल प्रवेश द्वार हम लोग देख रहे हैं, ये उत्तर के दिशा में है, और जो बाहरी आंगन है वो आपको बाहर का आंगन है। ये देखिए बाहर का आंगन है, ये 131 नंबर है, और यहाँ पर ये सभा भवन बना हुआ है, ये सभा भवन है 132 नंबर में। अब ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि जिमरीलम के राजमहल में भीतरी आंगन को कितने नंबर कितने अंक के साथ भीतरी आंगन को बताया गया है, तो आप 106 याद रखिएगा। और 106 नंबर जो इनके भीतरी आंगन थे उसमें ये क्या करते थे, कौन सी गतिविधियां होती थी, तो इसमें जो जिमरीलम थे वे अपने शाही परिवार के लोगों के साथ बैठ करके और बाकायदा भोजन करते थे। और बाहरी आंगन इनका 131 नंबर से इसको चिन्हित किया गया, और 132 नंबर से इनके सभा भवन मीटिंग हॉल को इनके चिन्हित किया गया है। और इनका एक कुआं भी है, आप देख रहे हैं एक कुआं भी है, जो ये उत्तर दिशा में अगर प्रवेश द्वार है, और एक ही प्रवेश द्वार है पूरे राजमहल के लिए, दूसरा कोई गेट नहीं है जिससे आप एंट्री कर सकते हैं। पूरे जगह जाने के लिए आप एक प्रवेश द्वार से जा सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 4000 साल पहले, 38-3900 वर्ष पहले जो जिमरीलम के राजमहल का अवशेष मिल रहा है, ये कितना बड़ा महल बना लिया था मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने। देखिए किस तरह से जंगली जीवन को त्याग करके एक सभ्यता का विकास करता है मानव, और सभ्यता का विकास करने के बाद एक राजा की उत्पत्ति होती है, और उस राजा का राजमहल इतने हजार वर्ष पुराने, इतना विकसित अवस्था में होगा, इसको आप देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आगे देखिए, और इसका क्या है, तो और देखिए यहाँ पर ये हम लोग देख लिए 132 में प्रमुख लोगों से ये 132 नंबर कमरा में मिलता था, सभा भवन है यही, जहाँ के भित्ति चित्रों को देखकर आगंतुक लोग हतप्रभ रह जाते थे। अब ये 132 नंबर जो कमरा है इनका, ये क्या सभागृह है, मीटिंग हॉल है। यहाँ पर ये जो इनके प्रमुख लोग होते थे उनसे जिमरीलम 132 नंबर कमरे में मुलाकात करता है, और जब उस कमरे में जाता है तो उस पर जो भित्ति चित्र बना हुआ, उसके दीवारों पर जो चित्रकारी की गई है, उस चित्रकारी को देख करके हतप्रभ रह जाता है लोग कि कितना सुंदर ढंग से चित्रकारी की गई है। राजमहल 2.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत विशाल भवन था, जिसमें 260 कक्ष बने हुए थे। देखिए 260 कमरे हैं जिमरीलम के राजमहल में। जिमरीलम का कार्यकाल आप याद रखिएगा 1810 से 1760 BC ईसा पूर्व, ये जिमरीलम का कार्यकाल है। और इसके कार्यकाल में जो ये राजमहल है जो मारी में स्थित है, उसमें 260 कक्ष बने हुए थे, कमरे 260 कमरे बने हुए थे। और ये जो राजमहल है वो कम जगह में नहीं फैला हुआ है, 2.4 हेक्टेयर 2.4 हेक्टेयर में ये फैला हुआ। अगर 2.4 हेक्टेयर की बात कीजिए तो एक हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। यानी कह सकते हैं कि 100 मीटर ऐसे आपका 1 मीटर का जो कपड़ा मापने वाला जो आपका वो होता है, जो स्केल रखता है 1 मीटर का, तो इससे 100 एक तरफ कीजिए और 100 इधर कीजिए, 100 मीटर इधर, यानी 100 बार उसको इधर ले जाइए, 100 बार इधर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो उतने को 1 हेक्टेयर कहा जाता है। और यहाँ पर 240, यानी कह सकते हैं कि 2.4 में अगर हम 10,000 से गुना करें तो ये इसको अगर आप कैंसिल कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1 जीरो यहाँ से आपका हट जाएगा, क्या 2.4 हेक्टेयर, 10,000 से हमको गुना करना है तो 24,000 हो जाएगा।
सोचिए 24,000 वर्ग मीटर, यानी कितना बड़ा हो गया ये। 24,000 वर्ग मीटर का मतलब है इतने बड़े क्षेत्र में इसका राजमहल आपका स्थित था जिमरीलिम का। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए दीवार पर की गई वही जो चित्रकारी है, भित्ति चित्र है 132 नंबर, जो सभागृह है जहाँ पर यह प्रमुख लोगों से जिमरीलिम मिलता है। उसके बाद एक्टिविटी आप लोगों के लिए दिया गया है। चित्र में प्रवेश द्वार से भीतरी आंगन तक के मार्ग का पता लगाइए। ये आपको किताब वगैरह होंगे, एनसीईआरटी का जो बुक होगा उसमें आप जिमरीलिम के राजमहल का प्रवेश द्वार खोजिएगा और प्रवेश द्वार से आप रास्ता खोजिएगा भीतरी आंगन तक जाने का मार्ग, उसको लाइनिंग कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं कि भंडार गृह में क्या रखा जाता होगा? उनका स्टोर रूम है। रसोई घर की पहचान कैसे की जा सकती है? स्वाभाविक है, रसोई घर को देखिएगा तो उसमें चिमनी वगैरह बना हुआ होगा। देखिए यहाँ पर रसोई घर है। ये आपका, एक मिनट, ये देखिए ये शाही निवास है, ये शाही निवास है, यानी यहीं पर ये जिमरीलिम जो है निवास करते हैं, राजा निवास करते हैं। और यहाँ पर इनका शौचालय है। और यहाँ देखिए रसोई घर, किस तरह से रसोई घर में ये आप देख रहे हैं चिमनी वगैरह है, ये इससे आग वगैरह जला करके और ये लोग खाना पकाते हैं। तो देखिए कितना व्यापक 2.4 हेक्टेयर में फैला हुआ है मारी में स्थित जिमरीलिम का राजमहल। तो हमने जिमरीलिम के राजमहल को आगे हम लोग यहाँ तक समाप्त करेंगे। उसके बाद अगला हम लोग एक लेक्चर में प्रयास होगा कि चैप्टर समाप्त। किंतु मारी के राजाओं को सदा सतर्क एवं सावधान रहना पड़ता था। ये जो मारी है इसके जो भी राजा होते थे इनको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट, सतर्क रहना होता था और सावधान भी रहना पड़ता था, अटेंशन में रहना पड़ता था इन्हें। विभिन्न जनजातियों के चरवाहों को राज्य में चलने फिरने की इजाज़त तो थी, परंतु उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। अब देखिए विभिन्न प्रकार के जो जनजाति के चरवाहे थे, ये जो जनजाति के चरवाहे थे इसका हम लोग चर्चा किए हैं। ये जो चरवाहे हैं ये बहुत ही जुझारू और लड़ाकू होते थे और इन्हीं में से एक जो है आगे चल करके हजारों वर्ष बाद आप कह सकते हैं 1739 ईस्वी में एक चरवाहा होता है जिसका नाम है नादिर शाह, और ये मुग़ल बादशाह पर ये भारत पर अटैक करता है 1739 ईस्वी में, और अटैक करके भारत से जो आपका कोहिनूर हीरा है उसको लूट करके ले जाता है। ये चरवाहा ही है जो आपको ईरान से आता है, इसी भाग से आता है जहाँ पर मारी स्थित है। तो यही चरवाहा है जो आगे जा कर के राजा भी बन जा रहा है। सोचिए भेड़ बकरियाँ वगैरह ये चलाते हैं और ये शाहजहाँ का जो राज सिंहासन है उसको उठा करके ले जाता है। और जो शाहजहाँ का सिंहासन है ये आपको सोने वगैरह से बना हुआ है, कीमती धातुओं से बना हुआ है, और उसी के राज सिंहासन में ये कोहिनूर हीरा आपको लगा हुआ है। और इसको लूट करके 1739 में आपको यही का चरवाहा ले जाता है जिसका नाम है नादिर शाह। तो और कई बार ये भारत पर आक्रमण करता है और पूरी तरह से तहस नहस कर देता है विधि व्यवस्था को। तो यही चूँकि अब सोचिए कि ये 1739 की बात है और ये 1810 ईसा पूर्व, यानी आप 3800 वर्ष में और इसको जोड़ दीजिए 1739 वर्ष, तो लगभग 6000 साल पहले की बात है। ये चरवाहे इस स्थिति में होते थे और इनसे वहाँ के जो भी राजा होते थे मारी के, उनको अलर्ट रहना पड़ता था और सतर्क रहना पड़ता था। क्यों? क्योंकि चरवाहों को राज्य में चलने की इजाज़त थी लेकिन उन पर बहुत कड़ी नज़र रखी जाती थी। राजाओं तथा उनके पदाधिकारियों के बीच हुए पत्र व्यवहार में अक्सर इन पशुचारकों की गतिविधियों और शिविरों का उल्लेख किया गया है। राजा जब अपने ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करते थे, पदाधिकारी के साथ जब मीटिंग करते थे या उनके बीच पत्राचार होता था, राजा भी पदाधिकारी को पत्र लिखते थे और पदाधिकारी भी पत्र लिख करके राजा को अपनी सूचना देते थे। तो वो क्या करते थे अपना सूचना में बराबर जो है जो भी पशुचारक थे उनकी जो एक्टिविटी है, उनकी जो गतिविधियां हैं कि अभी वो क्या कर रहे हैं और वो कहाँ पर शिविर लगाए हुए, तंबू गाड़े हुए हैं,
इस पर जो है नज़र रखने का उल्लेख किया गया। एक बार एक पदाधिकारी ने राजा को लिखा था कि उसने रात को बार बार आग से किए गए ऐसे संकेतों को देखा है जो एक शिविर से दूसरे शिविर को भेजे गए थे। अब देखिए, ये लोग आग से संकेत भेजते थे। रात में जब लोग सो जाता था तो ये आग वगैरह जला करके जैसे हिलाना है या कोई इशारा करना है, तो कुछ उस तरह के संकेत जो है ये चरवाहे एक शिविर से दूसरे शिविर को भेजते थे। इसकी सूचना भी अधिकारी आपको पत्र के माध्यम से मारी के राजा को देता है और उसे संदेह, और क्या लिखता है पत्र में, उसे संदेह है कि कहीं किसी छापे या हमले की योजना तो नहीं बनाई जा रही है। ये लोग इशारा करते थे इस तरह से, और दूर से देख लेते थे इनके अधिकारी, इनके जो सेना होते थे, मारी के राजाओं के सेना। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहाँ से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा और अन्य कई किस्मों का माल नावों के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण तुर्की, सीरिया और लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच ले जाया जाता था। देखिए यहाँ पर ये जो मारी नगर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर था, महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर ये स्थित था और यहीं से हो करके लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा और भी अन्य किस्म के माल जो है नाव के जरिए, चूँकि फरात नदी के किनारे ही स्थित है मारी, तो फरात नदी के रास्ते दक्षिणी तुर्की, साउथ तुर्की, उसके बाद सीरिया और लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच ले जाया जाता था। मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुए शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण है। व्यापार के कारण ये बहुत ही समृद्ध हुआ था, डेवलप हुआ था और इसका द बेस्ट एग्जाम्पल है, एक अच्छा उदाहरण है शहरी केंद्र का। दक्षिणी नगरों को घिसाई पिसाई के पत्थर, चक्कियाँ, लकड़ी और शराब तथा तेल के पीपे ले जाने वाले जलपोत मारी में रुका करते थे। अब जो दक्षिण के नगर थे, दक्षिण के नगर में लोग पत्थर ले जाते थे, चक्कियाँ ले जाते थे, लकड़ी ले जाते थे, शराब ले जाते थे और तेल के पीपे ले जाते थे, यानी जिस बर्तन में तेल को डाला जाता था उसको ले जाते थे। तो उसको किस पर ले जाते थे? जलपोत यानी जहाज पर ले जाते थे। तो वो मारी में रुका करते थे ये जहाज, इतना आपको फेमस था ये। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद देखिए करते थे, मारी के अधिकारी जलपोत पर जाया करते थे, उस पर लदे हुए सामान की जांच करते थे। एक नदी में 300 मदिरा के पीपे रखे जाते थे। एक नदी जो होता था उसमें 300 पीपा रहता था जिसमें मदिरा भरा रहता था, और उसे आगे बढ़ने की इजाज़त देने से पहले उसमें लदे माल की कीमत का लगभग 10% प्रभार वसूल करते थे। ये टैक्स लेते थे मारी के राजा। जौ एक विशेष किस्म की नौकाओं से आता था, नाव से आता था जौ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप, देखिए आइलैंड, अलासिया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिला है। कुछ जो पट्टिका मिला है मिट्टी का या धातु का, उस पर लिखा हुआ। यह द्वीप उन दिनों तांबे तथा टीन के व्यापार के लिए मशहूर था। कौन सा द्वीप? अलासिया द्वीप टीन और तांबा के व्यापार के लिए फेमस था। परंतु यहाँ रांगे का भी व्यापार होता था, क्योंकि कांसा जो है औजार और हथियार बनाने के लिए एक मुख्य औद्योगिक सामग्री था। ये कांसा के ही औजार बनाए जाते थे जो तांबे और टीन को मिलाकर के बनाया जाता है, इसलिए इसके व्यापार का बहुत महत्व था। इस प्रकार यद्यपि मारीराज सैनिक दृष्टि से उतना सबल नहीं था, इसका जो सेना है, जो मिलिट्री फोर्सेज है, वो इतना स्ट्रांग नहीं था, परंतु व्यापार और समृद्धि के मामले में वो अद्वितीय है, यानी बहुत बड़ा कॉमर्शियल ट्रेड है
उस समय के काल में। तो इस तरह से हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता में जिमरिलिम के राजमहल और वहाँ के व्यापारी की स्थिति और वहाँ का जो प्रशासनिक स्थिति है उसको हमने देखा। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग समाप्त करते हैं यहीं, और फिर हम इसको अगले लेक्चर में इसको समाप्त करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर यही समाप्त होता है।